हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज नितिन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं राजनीतिक दल, जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। इसके बारे में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ। उसका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। उस जिसने भी उस वीडियो में नहीं देखा, पहले वो उस वीडियो में देखें, क्योंकि उसमें हम लोगों ने राजनीतिक दल क्या होते हैं और राजनीतिक दलों के क्या फंक्शंस है, इसके बारे में चर्चा की है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राजनीतिक कितने तरह के राजनीतिक दल होते हैं। कई बार हम लोगों ने सुना है कि ये दल राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। कुछ दलों को हम सुनते हैं कि ये क्षेत्रीय दल हैं या रीजनल पार्टीज हैं या फिर केवल अपने राज्य तक सीमित है। तो हम लोग इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय दल क्या होता है, या कोई भी दल राष्ट्रीय दल कब बनता है और कोई दल क्षेत्रीय दल या राज्यीय दल कब बनता है। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पे चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। वो है राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां। मींस व्हाट आर द चैलेंजेस दैट द पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू फेस। कि ऐसे क्या क्या चैलेंजेस है जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ता है। हम सभी को पता है देयर आर सेवरल चैलेंजेस दैट वी ऑल हैव टू फेस इन आवर लाइव्स। इन द सिमिलर वे द पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो हैव टू फेस सेवरल चैलेंजेस। तो इस वीडियो में हम लोग उन चुनौतियों की चर्चा करेंगे जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करनी पड़ती है। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल ये क्या होते हैं। कोई भी दल राष्ट्रीय दल कब बनता है वो समझते हैं कि ऐसे कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा कि अगर कोई दल या कोई पार्टी उन पैरामीटर्स को प्राप्त करने में कामयाब होती है, उन पैरामीटर्स को अचीव करने में कामयाब होती है, तो वो दल राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करती है या फिर वो एक मान्यता प्राप्त दल बनती है। तो राष्ट्रीय दल का मतलब ये हुआ कि जो दल पूरे देश में काम करे, पूरे देश में जिसकी इकाइयां हो, जिसकी यूनिट्स हो पूरे देश में, पूरे मतलब जिसका फैलाव जो है वो पूरे देश में हो, जिसका अस्तित्व पूरे देश में हो, तो वो राष्ट्रीय दल कहलाती है। तो राष्ट्रीय दल बनने की कुछ शर्तें होती हैं। वो क्या शर्तें हैं कि लोकसभा में पड़े कुल वोट का या कुल मतों का, या फिर 4 राज्यों की विधानसभा में पड़े कुल वोट का 6% हासिल करे। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको अगर राष्ट्रीय दल की मान्यता चाहिए तो वो या तो लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करे, या फिर 4 राज्यों के विधानसभाओं में, मतलब 4 अलग अलग राज्यों के विधानसभाओं में कुल जितने भी वोट पड़े हैं उनमें से 6% उस पॉलिटिकल पार्टी को पड़े हो। इसके साथ साथ इसमें एक और कंडीशन, इसके साथ साथ उसको लोकसभा चुनाव में भी कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करनी होती है, तब जाके वो एक राष्ट्रीय दल बनती है। ये काफी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम के नजरिए से भी 10th के बोर्ड के एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या शर्तें हैं। तो आपको वो शर्तें बता दी कि लोकसभा में पड़े कुल वोट का, या तो लोकसभा में पड़े कुल वोट का 6% वो हासिल करे, या फिर कम से कम 4 राज्यों की विधानसभाओं में पड़े कुल वोट्स का उसको 6% वोट्स मिले, और उसके साथ साथ वो कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करे। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर पाती है तो ही वो एक राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है। इसके अलावा क्षेत्रीय दल या फिर राज्यीय दल क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्षेत्रीय मतलब ये रीजनल होते हैं, अब एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। इनका जो दायरा है वो पूरे देश में नहीं फैला होता, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में या ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 स्टेट में फैले होते हैं। तो ऐसी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां कहलाती है। इनके क्या पैरामीटर है, जब कोई पार्टी राज्य की विधानसभा में पड़े कुल मतों का, मतलब एक राज्य की विधानसभा चुनाव में जितने भी वोट पड़े हैं उन पूरे मतों का कम से कम 6% हासिल करे। पूरे राज्य में जितने भी वोट है उसका 6% उस पर्टिकुलर पार्टी को गया हो, और कम से कम 2 सीटों पर विजय प्राप्त करे। वो अगर किसी राज्य की पार्टी बनना है, क्षेत्रीय पार्टी बनना है, तो पूरे राज्य की विधानसभा में पड़े कुल वोट का 6% वोट उसको मिलना चाहिए। इसके अलावा वो कम से कम 2 सीटों पर विजय प्राप्त करे। 2 सीटों मतलब 2 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त करे, तब जाके वो पार्टी रीजनल पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी बनती है। तो हमारे देश में लगभग 7 जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अब हम देखेंगे
राजनीतिक दलों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारी चुनौतियों का सामना हम सभी को करना पड़ता है, इसी तरह से जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र मतलब पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र का अभाव रहता है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, मतलब जो निचले स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो पार्टी की पूरी शक्तियां हैं, निर्णय लेने की जो शक्ति है वो पार्टी के कुछ नेताओं तक ही सीमित है, वो भी ऊपर के कुछ नेताओं तक ही सीमित रहती है। ऐसे में क्या होता है कि जो नीचे वाले कार्यकर्ता होते हैं, जो नीचे वाले लोग जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जमीन पे जो काम कर रहे हैं, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाता है, क्योंकि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव से हम ये समझ सकते हैं कि जो निर्णय लेने की शक्ति है वो कुछ लोगों तक ही सीमित रहती है। ठीक है, इसके बाद आता है वंशवाद की चुनौती। ये बहुत ही बड़ी चुनौती है जो लगभग सभी पार्टियों को फेस करना पड़ता है। अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में या भारत के संदर्भ में बात करूं तो वंशवाद एक बहुत बड़ी समस्या है जो लगभग सभी दलों में देखा जाता है। वंशवाद का क्या मतलब है, जैसा कि हम सभी को पता है, वंशवाद का मतलब होता है कि अगर किसी पद पर कोई मैं बैठा हूं या कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके बाद उसके बेटे का अधिकार हो, इसको हम वंशवाद बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बेटे, मतलब एक ही परिवार तक वो सीमित रहे, तो इस चीज को हम वंशवाद बोलते हैं। तो वंशवाद की चुनौती लगभग प्रत्येक पार्टी हमारे देश में फेस कर रही है, सामना कर रही है वंशवाद की चुनौती का। तो पार्टी को चाहिए कि वंशवाद से निपटा जा सके और जो बेहतर कार्य करने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं, उनको उनका अधिकार मिले। तो वंशवाद की एक बहुत बड़ी चुनौती है वंशवाद, जिसमें सभी प्रकार के अधिकारों का जो एंजॉयमेंट है वो केवल एक परिवार कर रहा होता है लगभग सभी पार्टियों में। तो उस चीज से निपटने की जरूरत है। इसके अलावा आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। ठीक है, ऐसा कई बार आमतौर पर देखा जाता है कि लगभग सभी जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो ऐसे आपराधिक तत्वों को भी टिकट दे देते चुनाव लड़ने के लिए, जो बहुत ही गंभीर, जिनके ऊपर गंभीर आरोप है या जो सजा याफ्ता है या जिनको सजा मिल चुकी है या उसकी प्रोसेस चल रही है, ऐसे लोगों की भी राजनीति में अच्छी खासी पैठ होती है, राजनीति में अच्छी खासी जगह होती है। इन लोगों को राजनीतिक जो दल है वो बहुत ज्यादा भाव देते हैं, और इन लोगों की, अगर ये लोग राजनीति में शामिल होते तो इससे जनता के अंदर जो मैसेज जाता है वो बहुत ही गलत जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इट्स अ ह्यूज चैलेंज टू टैकल फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज की आपराधिक तत्वों की घुसपैठ को रोकना चाहिए। इसके अलावा पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता का मतलब आपको पता है, ट्रांसपेरेंसी। जब कोई चीज ईमानदारी से होती है तो वो ओपनली होती है। ठीक है, लेकिन कई बार हम अमूमन देखते हैं कि पार्टी के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो कुछ एक लोगों के द्वारा लिए जाते हैं, जो उसके जमीन स्तर पे कार्यकर्ता है, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता, उनको पता भी नहीं होता है कि पार्टी में इस तरह का डिसीजन लिया जाना है या लिया जा चुका है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर पारदर्शिता का अभाव रहता है। राजनीतिक दलों के अंदर पारदर्शिता का अभाव रहता है, मतलब उसके निर्णय सभी तक नहीं होते, सभी तक नहीं पहुंच पाते, कुछ एक लोग तक ही वो सीमित रहते हैं। ठीक है, प्लस वहां पे जो सारे कार्य, जितने भी कार्य हो रहे हैं वो ईमानदारी से नहीं किए जाते। तो पारदर्शिता का बहुत ज्यादा अभाव रहता है। और विकल्पहीनता, ये भी बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा चैलेंज है राजनीतिक दलों के लिए। कई बार हम लोग देखते हैं जो बड़ी पार्टियां होती है, जो बड़े दल होते हैं, उनका जो आर्थिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर लगभग उनकी विचारधारा सेम रहती है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, और कई मुद्दों पर हम देखते हैं कि इन दोनों दलों की विचारधारा लगभग सेम ही है। तो ऐसी सूरत में जनता के सामने एक विकल्पहीनता की स्थिति रहती है कि जो भाजपा भी वैसी है, कांग्रेस भी वैसी। तो कई सारे देशों में इस तरह की चुनौती देखी जा रही है कि जो मुख्य राजनीतिक दल है उनके बीच में जो विचारधारा होनी चाहिए, अलग अलग विचारधारा होनी चाहिए, वो नहीं। कई मुद्दों पर वो दोनों ही दल सेम रहते हैं। तो ऐसे सूरत में ये विकल्पहीनता का भाव पैदा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल पढ़े और राजनीतिक दलों के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये पढ़ा। इसके बाद एक और वीडियो होगा
जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राजनीतिक दलों में सुधार किस तरह से लाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।